नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल। और यह चैप्टर एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर बताए हुए हैं और इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो हैं, उसे ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन और इसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 14 जो है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल। तो जैव अणु है क्या? तो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहा जाता है। यानी कि जीवों के शरीर के अंदर जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिन अणुओं के बीच, जिन रासायनिक अणुओं के बीच होती हैं, सभी जैव अणु कहलाते हैं। यानी कि हमारा शरीर एक जीव है और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। तो हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो जटिल अणु होते हैं उसे ही बोला जाता है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल। तो सारे जीवों के अंदर ये जैव अणु उपस्थित होते हैं और इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो अब हम इसका एक लाइन में डेफिनेशन जानेंगे कि जैव अणु है क्या, बायोमॉलिक्यूल है क्या। तो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को क्या कहते हैं? तो जैव अणु। यही चीज हमने यहाँ पे नोट भी किया है। जैव अणु है क्या? तो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। और इसका उदाहरण है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स ये सारे के सारे मौजूद हैं और ये सभी है क्या? तो सभी जैव अणु है। ये सब है क्या? तो जैव अणु है। अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। हाइड्रेट, कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है जल। जल को हाइड्रेट बोला जाता है और इसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं और इसलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज़? तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पुरानी परिभाषाएं हैं और इससे संबंधित जो नई परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है, इन दोनों परिभाषाओं को हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट की पुरानी परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी परिभाषा है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बन के हाइड्रेट है। अभी हमने बताया कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है जल। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O(Y). CxH2O(Y) ये इसका सामान्य सूत्र होता है। जैसे कि हम ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे C6, ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे C6H12O6। C6H12O6 इसे हम इस सूत्र पर स्थापित कर सकते हैं C6H2O का 6। C6H2O का 6 इस सूत्र पर हमने इसे रख दिया। तो ये है क्या यहाँ पे? तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। यानी कि ग्लूकोज है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की पुरानी परिभाषा है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट है अर्थात इनका सामान्य सूत्र होता है CxH2O(Y). CxH2O(Y). अब हम ये जानेंगे कि यह जो परिभाषा है ये अमान्य क्यों घोषित कर दिया गया। यानी कि यह पुरानी परिभाषा है और यह अमान्य है। क्यों ये अमान्य है? तो सबसे पहला इसका कारण है क्या? कुछ ऐसे यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट है। कुछ ऐसे यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करेंगे परंतु कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि रेमनोस इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये जो है
इस सूत्र का पालन नहीं करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इस सूत्र के अनुसार इसका परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण है, कुछ ऐसे यौगिक है जो इस सूत्र का पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ ऐसे यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं। और दूसरा कारण है, कुछ ऐसे यौगिक है जो इस सूत्र का पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे कि फार्मल्डिहाइड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन यह इस सूत्र का पालन करता है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है, इस सूत्र का बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो पालन नहीं करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ऐसे यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस सूत्र का पालन करते हैं, यानी कि यह सूत्र सही नहीं है। यह परिभाषा जो है कहीं ना कहीं से कमी है, इसमें इस परिभाषा में कमी है और इसलिए इसकी आधुनिक परिभाषा लाया गया कार्बोहाइड्रेट का। आधुनिक परिभाषा है क्या? तो आधुनिक परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है क्या, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है क्या? तो पॉली का मतलब है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह, जैसे कि ये जो है कार्बन है और बहुत सारे यहाँ पर कार्बन है और इससे OH समूह जुड़ा हुआ है। क्या है? तो OH समूह जुड़ा हुआ है, बहुत सारे OH समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, तो वही है पॉलीहाइड्रोक्सी। और एल्डिहाइड यानी कि इसके साथ एक CHO समूह भी जुड़ा है, CHO समूह भी, ये वाला, तो इसके साथ CHO समूह भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह भी है, यानी कि ये क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और उसी प्रकार से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि कार्बन है, ये कार्बन है बहुत सारे और इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह। कार्बन की श्रृंखला में ये हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है और इसमें CO ग्रुप भी है, इसमें CO ग्रुप भी है। तो यहाँ पे क्या है? ये CO ग्रुप है, यानी कि ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा है? तो कीटोन। ये कौन सा है? तो एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह है और यहाँ पे कीटोन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह है। तो ऐसे यौगिक जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, ऐसे को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि यह है कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे OH समूह कार्बन के साथ जुड़े हो और उसमें एल्डिहाइड समूह हो, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब होता है बहुत सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो और उसके साथ CO समूह हो, यानी कि कीटोन हो। तो ये यहाँ पे हुआ जैव अणु और कार्बोहाइड्रेट की पुरानी परिभाषा व कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा। फिर से हम यहाँ पे एक बार इसे रिपीट करेंगे। जैव अणु है क्या? तो हमारे शरीर में बहुत सारे जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है
और जिन अणुओं के बीच ये जैव रासायनिक क्रियाएं होती है उसे ही जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स आदि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके बीच हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं जैव अणुओं के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें हमने बताया क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल, यानी कि वे यौगिक जो कार्बन के हाइड्रेट हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र होता है CxH2O, CxH2O। जैसे कि ग्लूकोज का हमने बताया C6H12O6, इसको हम इस सूत्र पर रख देते हैं C6H2O और 6। तो ये जो है क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह परिभाषा अमान्य घोषित हो गई। ऐसा क्यों, यह परिभाषा अमान्य घोषित क्यों हो गई, तो इसके कारण है। सबसे पहला कारण, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि रेमनोस, ये जो है इसका सूत्र होता है C6H12O5 और यह इस सूत्र पर इसे नहीं रखा जा सकता है, यानी कि इस सूत्र का पालन नहीं करता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो इस सूत्र का अनुसरण करेंगे लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये जो है इस सूत्र का अनुसरण करेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं HCHO का लिख सकते हैं C और उसके बाद से H2O, इस सूत्र का अनुसरण यह करता है लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है और इसलिए इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया और आधुनिक परिभाषा लाया गया। आधुनिक परिभाषा है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, तो पॉली मीन्स होता है बहुत सारे और हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH समूह और एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO जिसके साथ क्रियात्मक समूह लगा, यानी कि कार्बन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह लगे हैं और इसके साथ एक CHO समूह भी यानी कि एल्डिहाइड समूह भी है। दूसरी बात, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या होते हैं, तो पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स OH समूह और कीटोन ग्रुप उसके साथ यानी कि CO ग्रुप उसके साथ अवश्य जुड़ा होगा। CO ग्रुप उसके साथ अवश्य जुड़ा होगा। जैसे कि इस कार्बन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें एक CO ग्रुप है यानी कि कीटोन ग्रुप है। तो आधुनिक परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मीठे स्वाद के कारण इसे सैकेराइड भी कहा जाता है और इस कारण इसको दो भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है शर्कराएं और दूसरे को कहा जाता है अशर्कराएं। एक को कहा जाता है शर्कराएं और दूसरे को कहा जाता है अशर्कराएं। तो कार्बोहाइड्रेट को स्वाद में मीठे होने के कारण सैकेराइड भी कहा जाता है, सैकेराइड, और इसलिए इसे सैकेराइड के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक है शर्कराएं और दूसरा है अशर्कराएं। सबसे पहले हम शर्कराएं के बारे में जानेंगे और उसके बाद से अशर्कराएं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं शर्कराएं है क्या। तो जो स्वाद में मीठा हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा हो, जल में विलेय हो, जैसे कि चीनी स्वाद में मीठा होता है और जल में विलेय होता है, और क्रिस्टलीय ठोस हो यानी कि क्रिस्टल के रूप में वो पाया जाता हो। तो चीनी एक प्रकार का क्रिस्टल ही है। तो वह
कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा हो, क्रिस्टलीय ठोस हो और जल में विलेय हो, उसे शर्कराएं कहा गया। क्या कहा गया? तो शर्कराएं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब है क्या? तो शर्कराएं हैं। इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है मोनोसेकेराइड और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, जब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिससे कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट न बनाया जा सके, वह कार्बोहाइड्रेट जिससे कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सके, उसे बोला जाता है सेकेराइड। यानी कि इनके जल अपघटन से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। जल अपघटन से यानी कि जल द्वारा अपघटन हो तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट न बने, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है मोनोसेकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये है क्या? तो ये मोनोसेकेराइड है। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। तो जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन किया जाए तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त हो, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे 2 से 10 अणु प्राप्त हो, तो उसे बोला जाएगा ओलिगोसेकेराइड। जैसे माल्टोज, लैक्टोज आदि। अब इसे भी इनकी संख्या के आधार पर, यानी कि कितना मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा, इसके आधार पर इसको 3 भागों में रख दिया गया। एक है डाइसेकेराइड, यानी कि जब इसका जल अपघटन किया जाए ओलिगोसेकेराइड का तो 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, उसे डाइसेकेराइड कहा जाता है। जैसे कि सुक्रोज और मल्टोज, इसका जल अपघटन करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और ट्राइसेकेराइड के बारे में जानते हैं। तो जब किसी भी ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन किया जाए तो 3 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हो, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे 3 अणु प्राप्त होते हो, तो इसे बोला जाता है ट्राइसेकेराइड। जैसे कि रेफिनोज। उसके बाद से तीसरा है टेट्रासेकेराइड। इसका क्या मतलब? तो जब किसी भी ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन किया जाए तो 4 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हो, तो इसे बोला जाता है टेट्रासेकेराइड। जैसे कि स्टेकियोज। तो ये हो गया मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। अब बात करेंगे अशर्कराएं के बारे में। तो अशर्कराओं को पॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे पाली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जब इसका जल अपघटन हो तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हो, 10 से भी अधिक, 10 तक हो तो उसे बोला जाएगा ओलिगोसेकेराइड। और जब 10 से भी अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हो तो उसे बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। उसे कहते हैं क्या चीज़? तो पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड ही अशर्कराएं हैं। अब इन्हें अशर्कराएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वादहीन होते हैं। यहाँ पे शर्कराएं क्या था? तो इसका स्वाद मीठा था, लेकिन अशर्कराएं है क्या? तो ये स्वादहीन होते हैं। दूसरी बात कि ये जल में अविलेय होते हैं या अल्प विलेय होते हैं, बहुत ही कम घुलते हैं, और ये अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये है यहाँ पे अशर्कराएं। तो कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो सेकेराइड के आधार पर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहा जाता है। एक को कहा जाता है शर्कराएं और दूसरे को कहा जाता है अशर्कराएं। शर्कराएं स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। और अशर्कराएं स्वादहीन होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं या अघुलनशील होते हैं और इसका क्रिस्टल नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उनकी संरचना के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि, इसके बारे में। लेकिन इसके लिए आपको
थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम ग्लूकोज की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हाँ, तो एक और बात कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे मित्रों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।